ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। आज दिन में दो बड़ी खबरें। पहली, अदानी समूह, जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, और दूसरी उतनी ही बड़ी, उतनी ही महत्वपूर्ण खबर थी आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई की पॉलिसी की बारीकियों को समझेंगे, अदानी समूह से जुड़ी और खबरों को आपको बताएंगे। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। खबरों पर चर्चा शुरू करूं उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन कौन से मुद्दे होंगे, कौन कौन सी खबरें होंगी जिन पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत आरबीआई की पॉलिसी से। क्या रेपो रेट में हो गई आखिरी बढ़ोतरी? 25 बेसिस पॉइंट का हाइक किया है रेपो रेट में। क्या यह आखिरी बढ़ोतरी है? समझेंगे इसको। महंगाई के वापस लौटने का खतरा यह दिख रहा है आरबीआई की पॉलिसी से। सेबी के नए चर्चा पत्र से ब्रोकर्स में खलबली। मुनाफा बढ़ने के बाद भी क्यों टूटा एयरटेल का शेयर? क्या सीमेंट से घटेगा जीएसटी? और अदानी समूह अपनी ही जांच कराने को क्यों हो गया तैयार? ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत आरबीआई की पॉलिसी से। 3 दिन चली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने बुधवार को पॉलिसी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की। 25 बेसिस पॉइंट नीतिगत दरों को बढ़ा दिया गया। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 6.5% हो गया। इसी के साथ स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी की दर को 6.25% और बैंक रेट बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया। पॉलिसी दरों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद कर्ज और महंगा होने की आशंका बढ़ गई है। साथ में होम लोन और कार लोन की ईएमआई भी बढ़ेगी। हालांकि डिपॉजिटर्स के लिए कुछ राहत की खबर यहां से जरूर मिल रही है, क्योंकि जब कर्ज महंगा होगा तो जमा पर ब्याज भी बढ़ेंगे। सर, अब सबसे बड़ा सवाल इस पॉलिसी से जो था वो ये था कि क्या ये आखिरी बढ़ोतरी है? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी सारे दर्शकों का स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। अडानी समूह को लेकर खबरों के नए आयाम हमारे सामने आ रहे हैं और लगभग जिन चीज़ों की चर्चा पहले दिन से हो रही थी, कुछ चीज़ें उस तरफ बढ़ती दिख रही हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अडानी समूह के भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि आज राजनीतिक बाजार भी गर्म है। संसद में कल बहस हुई थी और उसका असर हमें चारों तरफ दिखाई दिया है अडानी समूह को लेकर। लेकिन रिजर्व बैंक की मौद्रिक पॉलिसी इस बीच में आई, जो कि बजट के बाद आती है और जिस पर कई महत्वपूर्ण ढंग से निगाहें थी। और इसमें जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का हुआ रेपो रेट में, यानी जिस दर पर रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। रिजर्व बैंक अभी तक इस अपने ताजे दौर में करीब 225 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है लगातार, और भारत में हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में सबसे तेज बढ़ोतरी है और सबसे लगातार निरंतर बढ़ोतरी है ब्याज दरों में। सवाल यहाँ से सवाल जो सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में है, क्या आखिरी बढ़ोतरी है? रिजर्व बैंक गवर्नर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी व्याख्याओं में, अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे और भी आयाम बताए हैं, जिन्हें हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। रिजर्व बैंक ने फिलहाल जो आकलन पेश किए हैं उस हिसाब से वो ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि उसने एक बार महंगाई को रोकने के मोर्चे पर अपनी कामयाबी साबित कर दी है, यानी महंगाई में बढ़ोतरी की रफ्तार रुक गई है और इसलिए ऐसी स्थिति में वह किसी भी तरह से अपना नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहेगा। अगले 3 महीनों में, 2 महीनों में जो बाजार की परिस्थिति बनेगी उस आधार पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोकी जाएगी। कमी की संभावना तो इसलिए नहीं दिखती शुभम, क्योंकि अगले साल के अगर आप इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शन देखें तो आरबीआई के प्रोजेक्शन हायर साइड में भी हैं और उनके कंफर्ट लेवल से ज़्यादा हैं। तो अगला पूरा साल भी अगर बहुत ऊंची नहीं तो ऊंची महंगाई के साथ गुजारना होगा। तो शायद रिजर्व बैंक का संकेत यह है कि अगर बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुकेगी नहीं तो थोड़ा गैप के साथ आएगी, पॉज के साथ आएगी। लगातार हर मॉनेटरी पॉलिसी में शायद बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यथास्थिति रखी जाएगी, और या फिर बहुत मामूली बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन यहाँ से अब अगले साल के लिए सारी चीज़ों का, अगले वित्त वर्ष के लिए कई सारे प्रमुख मौद्रिक और मैक्रो इकोनॉमिक पैमानों की तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हमारे पास सरकार का बजट भी है, हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे भी है और अब मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा भी हमारे सामने आ गई है। चलिए, तो ये तो था पॉलिसी का पहला पन्ना जिस पे लिखा था रेपो रेट का नंबर। लेकिन अब पलटते हैं आगे के पन्ने और अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में अगले वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीडीपी के ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी की है। जून तिमाही के लिए ग्रोथ के अनुमान को 7.1% से बढ़ाकर 7.8% कर दिया गया। सितंबर तिमाही के लिए ग्रोथ का अनुमान 5.9% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया गया। पूरे वित्त वर्ष के लिए 23-24 के लिए पहला अनुमान जो जीडीपी का आया है आरबीआई की तरफ से वो है 6.4% का। आरबीआई ने हालांकि घटते एक्सपोर्ट को लेकर चिंता जताई है।
साथ में यह भी कहा है कि गांव से अब रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं। सर, आरबीआई इतना आशान्वित लग रहा है अगले साल को लेकर, ऐसा क्यों? 3-4 पैमाने हैं जिनके आधार पर रिजर्व बैंक ने अपने आकलन में बदलाव किया अगले वित्त वर्ष के लिए, और उसमें भी खासतौर पर शुरुआत की 2 तिमाहियों के आकलन में बदलाव किया है, जिसके आधार पर हमें अगले वित्त वर्ष की संभावना थोड़ी बेहतर दिख रही है। हालांकि ध्यान रखना जरूरी कि उतनी ही बेहतर है, उसी के आसपास है जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी। यानी अगला वित्त वर्ष भारत के लिए 7% से नीचे, बल्कि 6.5% से नीचे की विकास दर के साथ आएगा। रिजर्व बैंक ने इसमें 3-4 महत्वपूर्ण चीजें शामिल की हैं। एक तो कच्चे तेल की कीमत $95 के आसपास रहेगी, यह माना गया, यानी अगला पूरा साल भी तेल की महंगाई के साथ जाएगा। कच्चे तेल की कीमतों में $80 से नीचे आने की संभावना नहीं है, रिजर्व बैंक का पहला आकलन है। दूसरा, उसका मानना है कि अगला साल मानसून बेहतर रहेगा और उसके कारण आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी रहेगी। यहाँ भी आप अपनी फिंगर्स क्रॉस रख सकते हैं, क्योंकि इस साल एल नीनो का खतरा भी है, तापमान भी बढ़ने का खतरा है, मानसून को लेकर भी तस्वीरें पूरी तरह साफ नहीं है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने जो एक बात ग्रामीण इलाकों से मांग बढ़ने के लिए कही है, इसको लेकर बाजार में थोड़ा अंतर्विरोध दिखता है, क्योंकि दिसंबर तक के जो आंकड़े एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें अभी भारत के ग्रामीण बाजारों से मांग में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई नहीं दे रही, उसके संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ने आमतौर पर अगले साल की 2 तिमाहियों के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन में थोड़ी बढ़ोतरी की है, लेकिन ये काफ़ी एडवांस है और काफ़ी अनुमानों पर आधारित है। इस अनुमान में महंगाई के 5.3 से 5.4% के आसपास रहने का भी अनुमान है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल 3 साल की सबसे न्यूनतम विकास दर दर्ज करेगी, ये बात इकोनॉमिक सर्वे ने भी कही थी, और उसी के आसपास हम कहीं आरबीआई की पॉलिसी में भी खड़े हुए हैं। चलिए, अब पॉलिसी का अगला खंड वो है महंगाई को लेकर आरबीआई ने अपने अनुमान में कहा है कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान औसत खुदरा महंगाई 5.3% रह सकती है। आरबीआई का जो सहनीय स्तर है वो 4 से 6% का है, उसके बीच में कहीं रहेगी, लेकिन निचला स्तर जो है उससे ऊपर रहेगी। वित्त वर्ष 22-23 के लिए औसत महंगाई जो रही वो 6.7% से घटकर 6.5% ये लक्ष्य कर दिया कि अनुमान ये है कि 6.5% के आसपास हम पूरा साल गुजारेंगे। हालांकि महंगाई के इस आकलन में आरबीआई ने सामान्य मानसून और कच्चे तेल का औसत भाव $95 को रहना बताया है। सर, क्या कह रहा है महंगाई का ये आकलन? अब शुभम, अगर इस पूरे विश्लेषण को आप देख रहे होंगे या बाकी लोग देख रहे होंगे जो इतने दिन से आरबीआई की पॉलिसी को करीब से देख रहे हैं, यहाँ उनको ये समझ में आएगा कि अगर रिजर्व बैंक कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, महंगाई पर में कमी आ रही है, अगली तिमाही की महंगाई में भी गिरावट हो रही है, और अगले साल की महंगाई की दर में भी नरमी दिखाई दे रही, तो फिर रिजर्व बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी क्यों की? और यही वो अंतर्विरोध है जहाँ से महंगाई को हम समझ सकते हैं। और इसीलिए रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे समझना जरूरी है, जिसका असर हमें हमारी अपनी जेब पर आने वाले समय में दिखाई देगा। पहली चीज़ तो रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से माना, जिसे हम मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे, उसका माना है कि अभी हाल के फिलहाल में जो खाद्य महंगाई में कमी आई है वो सब्जी की कीमतों में कमी के कारण है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा, सब्जी की कीमतों में तेजी और बढ़ोतरी दिखाई देगी। यानी जो खाद्य महंगाई को कम करने के आकलन पिछले 2 महीने के अंदर आए थे, इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसके अलावा अगर वेजिटेबल्स को निकाल दिया जाए तो हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन का सबसे ऊपर का स्तर है, वो रिजर्व बैंक की सहनीय सीमा से, अपर सहनीय सीमा से, सबसे ऊंची सहनीय सीमा से ऊपर बनी हुई है। हम बराबर आपको बता रहे हैं, चाहे वो खाद्य उत्पाद हो, चाहे अनाज हो, मसाले हों, कपड़े हों, फुटवियर हो, दूध हो, इन सब की महंगाई पर कोई असर रिजर्व बैंक की नीति का नहीं पड़ा है, और इस वास्तविकता को रिजर्व बैंक नकार नहीं सकता। दूसरी वास्तविकता रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में स्वीकार की गई है कि कोर इन्फ्लेशन, जहां पर ईंधन और खाने पीने की महंगाई को बाहर कर दिया जाता है, वो बेहद जिद्दी और जटिल बनी हुई है, और इसलिए रिजर्व बैंक को ऐसी परिस्थिति में भी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करनी पड़ी, जबकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, करीब 225 बेसिस पॉइंट की हो चुकी है। सरकार को भी अपने कर्ज कार्यक्रम को सीमित करना पड़ा है। बाजार में महंगे कर्ज के कारण कई सारी और विसंगतियां या कई सारे और दबाव दिखाई दे रहे हैं। आरबीआई का यह मानना है कि कोर इन्फ्लेशन को तोड़ना उसका पहला लक्ष्य है, अब खाद्य इन्फ्लेशन को नहीं, और यहाँ से एक ट्रेजेक्ट्री, एक तरीका बदलता है सोचने का। आरबीआई टारगेट कर रहा है कि कोर इन्फ्लेशन कम की जाए, जिसको कम करने में समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, और इसलिए महंगाई की वापसी का खतरा बना हुआ है, कोर इन्फ्लेशन के मजबूत बने रहने का खतरा बना हुआ है, और इसी के साथ ये संभावना बनी हुई है कि रिजर्व बैंक से फिलहाल अगले 6-7 महीनों में ब्याज दरों में कमी की उम्मीद तो बिल्कुल न की जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा।
एक राहत की बात आप मान सकते हैं कि इस पॉलिसी में क्रूड का जो औसत भाव है $95 रखा गया, पिछले में 100 रखा गया था। केवल $5 की कमी उसमें दिखाई गई, लेकिन इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि $95 के बाद भारत के रुपए की क्या परिस्थिति बनेगी अगले 3 महीने में, 4 महीनों में, उसके आधार पर भी कच्चे तेल की कीमतों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर तय होगा। चलिए अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि ब्रोकर्स को अपने यहाँ शेयर बाजार में गलत ट्रेड को रोकने के लिए व्यवस्था तैयार करनी होगी। व्यवस्था के लिए किसी ब्रोकर या ब्रोकिंग कंपनी के नियमों के विरुद्ध ट्रेड पाए जाने में उस ब्रोकर या ब्रोकिंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर पर सभी भागीदारों से राय मांगी है। जो राय आ रही है वो ऐसी आ रही है कि कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, छोटे ब्रोकर इस पूरे धंधे से बाहर हो जाएंगे। सर, सेबी दरअसल किस तरीके की सख्ती करना चाहता है? सेबी ने ब्रोकर्स पर सख्ती के जो कदम उठाए हैं उन कदमों की श्रृंखला में ये एक नया कंसल्टेशन पेपर या प्रस्ताव है जो लागू ही होगा, क्योंकि सेबी काफ़ी सख्ती कर रही। आपको याद होगा कि सेबी ने जो ब्रोकर्स थे उन पर निवेशकों का पैसा लंबे समय तक अपने पास रोक कर रखने पर पाबंदी लगाई थी और ट्रेड के पैसे को अपने अकाउंट पर रोकने से मना किया था। उस क्रम के बाद अब लगभग किसी वित्तीय कंपनी की तरह का एक कंप्लायंस स्ट्रक्चर या एक सतर्कता ढांचा ब्रोकर्स के लिए सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर में प्रस्तुत किया। और यही वजह है कि ब्रोकरेज हाउसेज में या शेयर बाजार में ब्रोकिंग की सेवा देने वाली कंपनियां काफ़ी सख्ते में हैं। इसमें यह कहा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंप्लायंस ऑफिसर, प्रिंसिपल कंप्लायंस ऑफिसर और ज़्यादातर मैनेजर पर्सनस हैं, जितने भी पर्सन किसी ब्रोकिंग फर्म के हैं, वो मिलकर एक इंडिपेंडेंट ट्रेड सर्विलांस सिस्टम बनाएंगे। यानी हर ब्रोकिंग हाउस को अपना एक सतर्कता ढांचा तैयार करना पड़ेगा जिससे कि जो उसके यहाँ ट्रेडिंग हो रही है वो साफ सुथरी हो, पारदर्शी हो, उसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, उसमें कोई फ्रंट रनिंग ना दिखाई दे। और ये इंटरनल कंप्लायंस सिस्टम सेबी के सिस्टम के हिसाब से बनेगा, यानी सेबी इसका एक ढांचा बनाएगा। और ये दिलचस्प बात है जानना शुभम कि भारत के ब्रोकर्स के पास अभी कोई इंटरनल कंप्लायंस सिस्टम नहीं है, जिनके जरिए आप बाजार में अपना ट्रेड करते हैं, आपको नहीं पता कि वो सूचनाएं कैसे सुरक्षित हैं, किससे शेयर की जाती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि सेबी ने ब्रोकरेज हाउसेस के भीतर एक बड़े कंप्लायंस सिस्टम को बनाने का सुझाव दिया है और इसे लागू करने की बात कही है। दूसरा, सेबी ने कहा है कि ब्रोकर्स को इसके साथ अपने ऑपरेशन और बिजनेस के साइज़ के आधार पर कि उनका कारोबार का साइज़ कितना है, कितनी बड़े डील्स करते हैं, कितनी बड़ी ट्रेडिंग करते हैं, इस आधार पर उन्हें अपने ट्रेड सर्विलांस सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स को डिफाइन करना होगा। यानी अगर कोई ब्रोकरेज फर्म एक्स अमाउंट का ट्रेड करती तो उसके लिए इस तरीके के नियम और कानून होंगे, व्यवस्थाएं होंगी, और कोई उससे ज़्यादा करती तो उसके लिए इस तरीके का कानून होगा ताकि क्लाइंट्स के लिए, प्रमोटर्स के लिए और एम्प्लॉइज़ के तीनों के लिए सुरक्षा हो सके और किसी तरीके के फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सके। और इसके साथ सेबी को ब्रोकरेज फर्मों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के लिए कहा है। कामकाज करने का जहां जिम्मेदारियां तय होंगी, सेबी ने यह भी कहा है कि एक बड़े स्पष्ट ढांचे के तहत ब्रोकर्स को सेबी को सूचनाएं देनी होंगी, क्योंकि डिफाइंड मैकेनिज्म बनाना होगा जिसके जरिए बहुत सारी सूचनाएं मांगी जाएंगी ताकि फ्रॉड रोके जा सकें। अब ये पूरी व्यवस्था भारत के ब्रोकिंग समुदाय के लिए, ब्रोकर समुदाय के लिए बिल्कुल अनोखी है और नई है। ये लगभग उस तरीके का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, संस्थागत ढांचा है जो भारत के ब्रोकिंग बाजार में, स्टॉक ब्रोकिंग बाजार में उपलब्ध नहीं था और इस पर राय मांगी गई है। लेकिन सेबी शायद तैयारी में है कि भारत के ब्रोकिंग बाजार को संगठित किया जाए और इसमें बहुत सारे दायित्व तो ब्रोकिंग कंपनियों पर आएंगे, जिससे उनकी लागत तो बढ़ेगी। एक और खबर है कि शेयर एक्सचेंजों ने बाजार में ट्रेड करने वाले ऐसे ट्रेडर की पहचान की प्रक्रिया शुरू की है जिनका शेयर बाजार में जो निवेश है वो उनकी कुल आय से ज़्यादा है। एक्सपोजर ज़्यादा होने का मतलब यह है कि आपके पास जब उतनी आय थी नहीं तो आपने इतना एक्सपोजर ले कैसे लिया। एक्सचेंजों ने ब्रोकर से ऐसे सभी ट्रेड की जानकारी देने के लिए कहा है। सर, ये जांच किस लिए की जा रही है? ये काम एक्सचेंजेस की तरफ से शुरू हुआ। ऐसा पता चला कि जो प्रमुख एक्सचेंजेस ने, खासतौर से एनएसई है, उसने ये चिंता फ्लैग की सेबी के सामने और अपने सदस्यों के सामने कि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में पाए गए हैं जिनकी जो वेल्थ और अर्निंग है, यानी जिनके पास जितनी संपत्ति है और जितनी कमाई है उससे ज़्यादा बड़े एक्सपोजर उन्होंने या उतना बड़ा स्टॉक का निवेश उन्होंने बाजार में ले रखा है और ये मिसमैच बार बार दिखाई दे रहा है। और इसलिए जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उनके पीछे पारदर्शिता के सवाल और उन्हें उनके लिए पर्याप्त संसाधन होने के सवाल बड़े हो रहे हैं। और इस वजह से
अब एक और दबाव ब्रोकर्स के ऊपर आया है कि इस जांच का कि ब्रोकर्स को ये देखना पड़ेगा कि उनकी संपत्तियां और उनकी वेल्थ और अर्निंग के हिसाब से ही वो बाजार में सौदे कर सकें। इसकी तैयारी शुरू हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज से कहा गया है कि वो इसकी पड़ताल करें। और ये जो शुभम ये सवाल आया है दरअसल फॉरवर्ड और ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए जैसे हमें याद होगा दर्शकों को कि हमने लोगों ने मनी सेंट्रल में सेबी की एक रिपोर्ट की बात की थी, जिसमें समय बताया था कि भारत में एफ&ओ के कारण कितना नुकसान होता है लोगों को। सेबी की जो ताज़ा स्टडी आई थी उसने ये बताया था कि भारत में जो एफ&ओ ऑपरेशंस हैं और उनका जो टर्नओवर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और इसमें ज़्यादा बड़ा हिस्सा ब्रोकर्स का है और शायद ये वही एक्सपोजर हैं जो एफ&ओ और ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी क्षमता से, उनकी संपत्ति से, उनकी अर्निंग से बाहर हैं। तो इस संदर्भ में भी नए नियम आने वाले हैं। फेम योजना का लाभ लेने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों पर सरकार की निगरानी बढ़ गई है। सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल बनाने वाली कंपनियों से तय प्राइस के कैप के ऊपर व्हीकल बेचने पर सवाल किया है और रिपोर्ट मांगी है। फेम योजना के तहत सरकार देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को सब्सिडी दे रही थी, लेकिन शर्त ये थी कि कंपनियां एक तो स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों का इस्तेमाल करेंगी और दूसरा भाव को सीमित रखेंगी। लेकिन अब कंपनियों पे आरोप यह है कि एक तो वो आयात कर पुर्जे लगा रही थी और दूसरा तय लिमिट के ऊपर भाव रखकर उसको बेच भी रही थी। सर, सख्ती का अगला चरण क्या हो सकता है? और पूरा जो ईवी 2 व्हीलर मार्केट है, ईवी 2 पहिया मार्केट था, उसमें अब में साल भर के भीतर काफ़ी कुछ उलट पलट गया है। ये पूरा का पूरा मार्केट सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के आधार पर बना था और इसके आधार पर इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले 2 व्हीलर्स की कीमत सस्ती रखी जानी थी। कंपनियों ने सरकार की शर्तों का, नियमों का पालन नहीं किया, आयातित सामानों का आयात किया। कंपनियों का कहना था कि जो सामान स्कूटरों में लगाया जाता है वो भारत में बनता नहीं है और उसके बाद सरकार ने उनको दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी। अब यहाँ से दूसरी समस्या शुरू हुई। कंपनियों ने अब सब्सिडी खत्म होने के बाद उसकी कीमतें बढ़ाकर लोगों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी लागत टूट रही थी। अब इसके बाद सरकार को नए सिरे से इस पर जांच करनी जांच शुरू हो रही है और यहाँ से ये ईवी का जो नया उभरता हुआ उद्योग था दोपहिया वाहनों का, ये थोड़ा मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका आधार ही सरकार की सब्सिडी थी और तमाम ई स्कूटर बनाने वाली कंपनियां भारत में अचानक उगाई थी। ऐसी कंपनियां जिनके नाम भी आपने नहीं सुने थे, ऐसी तमाम छोटी छोटी कंपनियां बाजार में उगाई थी जिन्होंने ये काम करना, जिन्होंने भारत में ई स्कूटर बनाकर बेचना शुरू किया था। अब जांच शुरू हो रही है, तो हीरो इलेक्ट्रिक इसमें शामिल है, ओला इलेक्ट्रिक, एम्पियर व्हीकल्स, एथर एनर्जी, टीवीएस, बजाज ऑटो, ओकिनावा, इन सारी कंपनियों पर नए सिरे से जांच शुरू हो रही है। फिलहाल ये पूरी की पूरी योजना, ई स्कूटर की योजना, कुछ लड़खड़ा गई सी दिखती है दोनों तरह से, सरकार के कानूनी व्यवस्थाओं के तहत से भी और कंपनियों के लिए भी ये थोड़ी मुश्किल बढ़ने वाले आसार दिख रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जनवरी के दौरान देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन कम हुए। रजिस्ट्रेशन में आई इस कमी के लिए भी फेम योजना को लेकर सरकार की सख्ती को वजह बताया जा रहा है। अगली खबर भारती एयरटेल से जुड़ी। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को दिसंबर तिमाही में तगड़ा मुनाफा हुआ। मंगलवार को कंपनी की तरफ से जारी किए गए नतीजों में कहा गया कि एयरटेल का मुनाफा 92% बढ़कर 1588 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का कुल रेवेन्यू 20% बढ़कर 35,804 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। कंपनी का प्रति यूज़र जो औसत कमाई है वो 193 रुपये तक पहुंच गई है। हालांकि नतीजों के बाद आज शेयर बाजार में कंपनी का स्टॉक जरूर 1% से ज़्यादा टूट गया। सर, अच्छे नतीजों के बाद भी स्टॉक में गिरावट, ऐसा क्यों? हाँ, ये नतीजे चौंकाने वाले थे कई वजह से। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें, पिछले साल की तुलना में देखें, तो पिछले साल की तुलना में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, लेकिन जो सीक्वेंशियल आधार पर, क्वार्टर एंड क्वार्टर आधार पर एयरटेल के मुनाफे में गिरावट आई है। ये गिरावट करीब 25.87% की है, 25.87% की है। कंपनी का मुनाफा इस क्वार्टर में घटा है और उसका असर हमें शेयर बाजार में कम सेंटीमेंट पर दिखाई दिया। मुनाफे में कमी की वजह 5G रोल आउट के लिए की गई खर्च की राशि थी, जिसका असर हमें दिख रहा है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी और पिछले 2 साल में शुभम टैरिफ महंगे करने के बाद भी अभी भी एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, यानी प्रति उपभोक्ता जो राजस्व है, वो 200 रुपये की जो मनोवैज्ञानिक सीमा है उसको पार नहीं कर पाया, उससे नीचे है। 193 रुपये के आसपास है, और जबकि इसमें भी कुछ दबाव दिखाई दे रहा है। ये 2 बड़ी वजह थी जिस वजह से एयरटेल के स्टॉक में आज हमने अच्छे नतीजों के बाद, सालाना आधार पर अच्छे नतीजों के बाद भी गिरावट देखी।
टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को जल्द टेलीकॉम विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है। नोटिस में कंपनी से दिसंबर तिमाही के लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान की तारीख पूछी जा सकती है। माना जा रहा है कंपनी ने अभी तक दिसंबर तिमाही के शुल्क में सिर्फ 10% भुगतान किया है। वोडाफोन आइडिया पर सरकार का भारी कर्ज है और हाल ही में सरकार ने कर्ज के कुछ हिस्से को कंपनी में हिस्सेदारी लेकर इक्विटी में बदलने पर सहमति जताई थी। 16,000 करोड़ रुपए के आसपास के भुगतान को शेयरों में बदल दिया गया। अब वोडाफोन आइडिया में सरकार मालिक है। सर, मालिक अपने ही कंपनी को नोटिस भेजेगा, क्या शर्त रखी थी मालिक ने? मालिक ने शर्त रखी थी। उसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि वोडाफोन के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का दौर अब शुरू हो रहा है। वोडाफोन को सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी थी मिल गई। वोडाफोन के बोर्ड ने डेट कन्वर्जन को इक्विटी में बदल भी दिया। इसकी ये फैसला भी बोर्ड में हो गया। लेकिन जैसा हमने शुरुआत में चर्चा में कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया से सिर्फ वोडाफोन का के उधार का भुगतान टला है और वो इक्विटी में बदल गया और सरकार 33% की हिस्सेदार हो गई है। वोडाफोन के पास नई पूंजी नहीं आई है, नई कैपिटल नहीं आई। अब इसके बाद सरकार की तरफ से वोडाफोन को 2 महीने के भीतर नई कैपिटल, नई पूंजी लाने के लिए कहा गया और यही 2 महीने सबसे क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से रियायत मिलने के बाद वोडाफोन के प्रवर्तकों को किसी न किसी तरीके से बाजार से पूंजी लाकर अपने बाजार से तो क्या प्रवर्तकों को अपनी इक्विटीज में डालनी होगी, क्योंकि वोडाफोन बड़े भारी कर्ज में भी दबी हुई कंपनी है और इसलिए उसको अब बाजार से कर्ज मिलने में भी दिक्कत होगी और उसको वेंडर्स का की बकायेदारी भी चुकानी है। तो अगले 2 महीने वोडाफोन के लिए बेहद क्रूशियल और बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर प्रवर्तकों ने कंपनी में नया पूंजी निवेश नहीं किया तो फिर कंपनी मुश्किल में और ज़्यादा मुश्किल में पड़ती दिखाई देगी। सीमेंट पर जीएसटी घटाने को लेकर सीमेंट सेक्टर की मांग पर सरकार विचार कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंस्ट्रक्शन पर लागत घटाने की कदम के तौर पर इस पर विचार करने की बात कही है। फिलहाल सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता है और सरकार इसे कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी को भेज सकती है। सर, सीमेंट पर जीएसटी घटाने को लेकर वित्त मंत्री के बयान का मतलब क्या है? ये दिलचस्प घटनाक्रम था बाजार की दृष्टि से। इसकी संभावना नहीं की गई थी, बजट के में भी इस पर चर्चा नहीं हुई थी। पर यह बात सीआईआई की एक बैठक के दौरान मांग के तौर पर आई और जिसमें ये कहा गया कि सरकार कैपेक्स बढ़ा रही है, पूंजी खर्च बढ़ा रही है और सीमेंट की कीमतों में सीमेंट पर टैक्स का दबाव कम किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने इसे जीएसटी की फिटमेंट कमेटी को भेजने की बात कही है और इसका नतीजा था कि बाजार में सीमेंट स्टॉक्स में हमें तेजी दिखाई दी, जिसमें कि अडानी समूह के स्टॉक्स भी शामिल हैं। अल्ट्राटेक भी बढ़ा, जेके सीमेंट्स भी बढ़ा। क्या सरकार सीमेंट पर जीएसटी 28% से कम करेगी? क्योंकि इसके बाद फिर एक नई बहस शुरू होगी जो कि अन्य बिल्डिंग मटेरियल्स और बाकी चीज़ों पर भी कम होने की होगी। लेकिन आज इस वित्त मंत्री की तरफ से इस दिए गए संकेत के बाद हमने बाजार में सीमेंट स्टॉक्स में अचानक चमक आती हुई देखी। चलिए अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। अदानी समूह को लेकर खबरों का बाजार एक बार फिर गर्म दिखा। समूह की कंपनियां अदानी विल्मर ने आज अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी को दिसंबर तिमाही में 246 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। ये बीते साल की दिसंबर तिमाही से 211 करोड़ रुपए से 16% ज़्यादा था। इस मुनाफे के बाद कंपनी के शेयर में 5% की तेजी देखी गई, अपर सर्किट लगा। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज के शेयर में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। शेयर 20% चढ़कर बंद हुआ। दिन के कारोबार में 23-24% तक की तेजी देखी गई। अदानी ग्रीन और अदानी टोटल, ये 2 स्टॉक अभी भी ऐसे थे जहां 5% की गिरावट थी। लोअर सर्किट पर लॉक थे शेयर। अदानी ट्रांसमिशन में आज 5% का अपर सर्किट लगा। तो अभी भी उठापटक की स्थिति जारी है। बाजार से और नतीजों से इतर आप देखें तो एक और इंपॉर्टेंट खबर आई, वो ये कि अदानी ग्रुप को लेकर फिच और मूडीज 2 रेटिंग एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट दी। दोनों ने कहा कि अदानी ग्रुप को लेकर बैंकों को दिए गए जो कर्ज हैं, बैंकों ने जो कर्ज दिए हैं अदानी समूह की कंपनियों को, उसको लेकर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। सर, ये बात थी शेयर बाजार की, ये बात थी बैंकों की, लेकिन बॉन्ड बाजार में इससे इतर कुछ अलग देखने को मिला। अडानी समूह की सबसे बड़ी चुनौती अब देश के भीतर नहीं है और देश के बाहर से वो रिपोर्ट भी आई थी हिंडनबर्ग की, जिसने अडानी समूह का पूरा साम्राज्य हिला दिया और बाजार में और अडानी समूह की साख पर इतना बड़ा झटका लगा। अब जहां चुनौतियां शुरू हो रही, जो उल्टी गिनती शुरू हो रही है, वो दरअसल बॉन्ड बाजार से आ रही है। बॉन्ड बाजार में भारत में भी अडानी समूह के बॉन्ड है, पर भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार सामान्य रूप से
छोटा है, बहुत स्लीपी सा बाजार है, तो यहाँ उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। दो चीज़ें जो दिख रही हैं जिन पर आने वाले समय में अडानी समूह का भविष्य टिकेगा, भविष्य इसलिए टिकेगा क्योंकि वहाँ से ही ये पता चलेगा कि समूह अपने कर्जों को लेकर, मौजूदा कर्जों के बोझ को लेकर कितना आगे चल पाएगा। वो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि अडानी समूह के बॉन्ड्स की साख गिरी, उन पर यील्ड इतनी ज़्यादा बढ़ी कि जो वल्चर इन्वेस्टर्स हैं, जो ऐसे हेज फंड्स हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर निवेश किया। और ये अच्छी खबर नहीं होती है। जब भी ऐसे फंड्स बाजार में सक्रिय होते हैं तो ये माना जाता है कि बॉन्ड्स को अच्छे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ इस बात पर निगाह अब होगी कि अडानी समूह के बॉन्ड्स की रेटिंग का क्या होता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर ने आउटलुक नेगेटिव किया है। अडानी समूह की सबसे ज़्यादा बड़ी बॉन्ड्स की देनदारी या बॉन्ड्स की उगाही विदेश से हुई है। भारतीय बाजार में उतने बड़े बॉन्ड नहीं, और भारतीय बाजार में जिन बॉन्ड में जिन लोगों ने निवेश कर रखा वो भारतीय बैंक हैं, और भारतीय बैंक तो वैसे भी कह रहे हैं कि उनके एक्सपोजर में बड़ा रिस्क नहीं है। अडानी समूह को उन बेहद आक्रामक, बहुत तीखे और बहुत पावरफुल बॉन्ड इन्वेस्टर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संतुष्ट करना है कि क्या ग्रुप में सब कुछ पाक साफ है कि नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में जब अडानी समूह के बॉन्ड्स की रेटिंग्स आएंगी, अगर वो रेटिंग्स डाउनग्रेड होती हैं, यानी अडानी समूह की तरफ से कर चुकाने की क्षमता पर दबाव बनता है, तो फिर बाजार में एक घबराहट का और एक नए तरह की चुनौती दिखाई दे सकती है। दूसरी चीज़ इसमें समझना हमारे लिए एक और ज़रूरी है कि इसीलिए यही वजह थी कि अडानी समूह ने अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश शुरू की। शेयरों के बदले कर चुकाने की बात कही गई, अडानी पोर्ट ने भी कर चुकाने की बात कही गई। ये आकलन इस बात पर निर्भर होगा कि कंपनी का कैश फ्लो कितना है, कंपनी के पास अतिरिक्त पूंजी कितनी है, रिजर्व कितनी है, और जो आने वाली मेच्योरिटीज़ हैं, जो तत्काल सर पर खड़ी हुई मेच्योरिटीज़, अगले साल करीब 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए के बॉन्ड्स का पैसा चुकाया जाना है, उनके लिए कंपनी के पास पर्याप्त फंड है कि नहीं है। इसलिए अगर अडानी समूह को करीब से देख रहे हैं तो शेयर बाजार के साथ बॉन्ड बाजार पर भी नजर रखिएगा, और खासतौर से अडानी समूह के अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड बाजार पर नजर रखिएगा। वहां पर साख अगर कुछ गड़बड़ाई तो मामला फिर हिलेगा, यहाँ भारत के भीतर भी। अब बाजार से आते हैं राजनीति पे। राजनीति भी गर्म दिखी अदानी समूह को लेकर। विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करके अदानी समूह के कई ऐसे प्रोजेक्ट दे दिए थे जिनके लिए वे पात्र नहीं थे। वरीयता का आरोप कल भी लगा, उसके बाद संसद में बहस हुई, आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, सरकार के तमाम आला मंत्रियों ने जवाब दिया। आरोप यह भी था कि 2019 में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग यानी DEA की आपत्ति के बावजूद अदानी समूह को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए थे। सर, ये क्या मामला है पूरा? अब बैंक, बॉन्ड और शेयर बाजार से निकलकर ये मामला राजनीति के मैदान में पहुंच चुका है, और जो स्वाभाविक था कि हमने संसद में तीखी तकरार देखी, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी देखे। जो मामला अब इस समय खुलकर सामने आ रहा है, जो चर्चा आज एक अखबार की खबर के आधार पर थी, और इससे पहले भी ये हुई थी चर्चा कि अडानी समूह को जिस तरह से एयरपोर्ट दिए गए थे, उसमें क्या सरकार के भीतर की ही कुछ एजेंसियों ने या सरकार के भीतर की समितियों ने सवाल उठाए थे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से कहना था कि अडानी समूह को एक साथ 5 एयरपोर्ट दिया जाना उचित नहीं था। कंपटीशन के नियमों के आधार पर भी ये तर्क उठाया गया था, और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि दिल्ली और मुंबई दोनों एयरपोर्ट GMR को दिए गए थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए केवल एक एयरपोर्ट उन्हें आवंटित किया गया था। और अभी तक भारत में सरकार की तरफ से जब भी एयरपोर्ट्स का निजीकरण किया गया है, बिजली कंपनियों वितरण का निजीकरण किया गया है, तो वहाँ ये कोशिश की गई कि वहाँ पर्याप्त प्रतिस्पर्धा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन एकाधिकार को लेकर, मोनोपोली को लेकर और बहुत सारे फैसलों को लेकर ये आने वाले समय में ये सवाल बड़े होते जाएंगे। सरकार इसका क्या जवाब देगी, हम आपके पास उसे लेकर आएंगे। लेकिन ये बात सही कि अडानी समूह को एक साथ कई एयरपोर्ट्स आवंटित हुए थे, जिस पर हमने पिछले चर्चा भी की थी, और अडानी समूह को काफ़ी फंड्स चाहिए उसे रन करने के लिए, उसे चलाने के लिए और उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए। बीते एक हफ्ते के घटनाक्रम के बाद अब देश और विदेश दोनों में अदानी समूह ने अपनी जांच को लेकर कई बातें कही हैं। उस जांच की बात कही गई है अदानी समूह की कुछ कंपनियों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ज्वाइंट वेंचर हैं उन कंपनियों को लेकर। सर, ये जांच अगर होगी तो किस चीज़ की होगी, क्या निकल सकता है? हाँ, अब यहाँ से हम अडानी समूह के पूरे मामले में दूसरे चरण की तरफ पहुँच रहे हैं। पहली बार अडानी समूह की तरफ से स्वयं और अडानी समूह की जो भागीदार है टोटल एनर्जी, उसकी तरफ से कहा गया कि समूह अपने कामकाज की जांच के लिए तैयार है। किस कामकाज की जांच होगी? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अडानी समूह ने अपने
के परिवार के लोगों ने, सदस्यों ने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किए हैं, यानी विदेश में जो बनी हुई कंपनियां हैं, जो निवेशक हैं, या जो उसमें कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें वही लोग काम करते हैं, अडानी परिवार के लोग ही काम करते हैं, जो लोग अडानी समूह में भी हैं। और इस बात का संदेह है कि भारतीय पैसा ही घूमकर उन कंपनियों के बदले भारत स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए आया है। अडानी समूह ने की सारी कंपनियों ने कल इस बात का संकेत दिया कि समूह खुद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और इससे जुड़े हुए मामलों की जांच कराने के लिए तैयार है। ये जांच कैसे होगी, कहां होगी, इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। इधर टोटल एनर्जी जो अडानी की भागीदार है, उसने भी अडानी समूह की कोई सलाह दी है कि दुनिया की 4 या 5 बड़ी ऑडिट फर्म्स को मिलाकर समूह की जाँच कराई जाए। तो अंततः चीज़ें जाँच की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। अगर इसी क्रम में आप सेबी की तरफ से शुरू की गई कल की जाँच देख लें, जिसमें सेबी ये पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि भारत में विदेशी निवेशकों के रास्ते से जो पैसा आता है उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि सवाल बार बार उठ रहा था कि भारत में जो विदेशी निवेश आता है उसमें वास्तविक निवेशक कौन है। ऐसे देख लिया जाए तो धीमे धीमे जो रेगुलेटरी सवाल हैं, जो नियामकीय सवाल हैं, उन्हें हल करने की कोशिश कंपनी की तरफ से भी और नियामकों की तरफ से भी शुरू हो गई है। इस बदले हुए घटनाक्रम का नया पहलू है। और अगर आप मनी 9 के और मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपने देखा होगा कि अदानी समूह पे जिस दिन पहली बार रिपोर्ट आई थी, उस दिन से लेकर आज तक देश की खबर हो, विदेश की खबर हो, कर्ज बाजार की खबर हो, शेयर बाजार की खबर हो, बैंक की खबर हो, रेटिंग एजेंसी की खबर हो, सरकार की खबर हो, आप तक हर खबर बारीकी से पहुंचाई, विश्लेषण किया। सर, अंत में अब अगर हम देखें आज तक के घटनाक्रम को देखते हुए, तो आप मानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो 2 बातें कही गई थी, 2 ही सबसे बड़ी चुनौतियां थी, एक पारदर्शिता को लेकर और एक भारी भरकम डेट को लेकर, दोनों ही चीजें कहीं सेटल होती दिख रही हैं। हाँ, दोनों ही चीजें एक तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ दोनों ही चीजें एक तरह से स्थापित होती दिख रही हैं। स्थापित होने का मतलब है कि दोनों चीजें कम से कम पड़ताल और जांच के लायक तो सामने साबित हुई हैं। और जैसे शेयर बाजार में के बारे में कहते हैं ना कि वहाँ बगैर आग के धुआं नहीं उठता, और एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड मार्केट में कंपनी चाहे भले ही भारत की हो, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोज्ड है, बॉन्ड लाती है, पैसे लाती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुनिया में पड़ताल जरूर कर रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 2 महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात ये थी कि अडानी समूह पर कर्ज बहुत ज्यादा है, और कर्ज की बात पिछले साल भी कही गई थी, और उस कर्ज के कारण कंपनी के शेयर की वैल्यूएशंस पर दबाव रहेगा। ये भी कहा गया था कि कंपनी के शेयर के वैल्यूएशन में अगर उसके मुनाफे और कर्ज को बाहर कर दिया जाए तो कंपनी के शेयर के वैल्यूएशन में 85% का डाउन साइड दिखता है। यह भी कहा गया बाद में विशेषज्ञों की तरफ से कि अडानी ने हाल के दिनों में जितना पैसा उठाया वो मैक्सिमम कर्ज से उठाया था। तो यहां से अडानी समूह ने सच को स्वीकार किया और एक बड़ा कर्ज चुकाने की कोशिश, एक बड़ा कर्ज चुकाया गया शेयरों के बदले, क्योंकि शेयरों की कीमत गिर चुकी थी तो कर्ज चुकाया जाना जरूरी था। कल अडानी पोर्ट्स की तरफ से कहा गया कि वो अपने कुछ कर्ज को अर्ली रिटायर करेगी। इसके अलावा भी इस बात के संकेत हैं कि अडानी समूह अपने कई सारे कर्जों को लेकर नए सिरे से विचार कर रहा है। तो पहली तो ये वजह थी, कर्ज का मर्ज कितना बड़ा है इसका इलाज शुरू हो गया। और अगर ये नहीं होता तो शायद अडानी समूह के कर्ज पर इतने सवाल नहीं उठते, बैंक इतना नहीं देखते, रिजर्व बैंक ने मांगा नहीं होता, और हमें पता नहीं चलता, देश को ये पता नहीं चलता कि कर्ज के इस मामले में खतरा और जोखिम कहाँ है। और दूसरी बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कही गई थी कि अडानी समूह के कामकाज में अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता के सवाल हैं, शेल कंपनियां हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। तो अंततः कंपनी इस बात पर सहमत हुई है कि वो इन मामलों की जांच कराएगी। तो इस तरह से पूरा घटनाक्रम जहां आकर सेटल हो रहा है, वहां दोनों तरफ से, कंपनी की तरफ से और रेगुलेटर्स की तरफ से भी ये स्वीकार किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। और इसके बाद आगे जो घटनाक्रम हमें दिखाई देगा हम उसे आपके पास लेकर आएंगे। बिल्कुल, हम छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, अब तक के जैसे आपको हर खबर का बारीक विश्लेषण दिया, आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल आज मनी सेंट्रल में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे, लेकिन अगर उससे पहले आपको 2 बजे मनी सेंट्रल में, मनी 9 में जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि कल 2 बजे बहुत खास मेहमान बलवंत जैन हमारे साथ जुड़ेंगे। बजट में कई घोषणाएं हुई छोटी बचत योजनाओं को लेकर, अगर उससे जुड़ा आपके मन में कोई सवाल है, वित्त वर्ष का क्लोजिंग करीब है, आपके HR डिपार्टमेंट में शायद अब बचत बचाने के लिए जो आपने बचत की है उसके प्रूफ मांगे गए होंगे, बचत से जुड़ा कोई सवाल है, टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो अपने सारे सवाल पूछ लीजिएगा। कल बलवंत जी जुड़ेंगे। 9311121874 ये व्हाट्सएप नंबर है। अपना सवाल भेजिए, नाम, शहर का नाम, उम्र और मोबाइल नंबर। अगर मेल कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपकी बात हमारे एक्सपर्ट से हो सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।